राजस्थान में मतदान का दिन अब नजदीक आ गया है। ऐसे में आज बात होगी जिताऊ कैंडिडेट्स की। बताएंगे कौन सी सीट पर किस पार्टी ने क्या सोचकर, किस पैमाने पर, क्राइटेरिया क्या चुना है। हर एक सीट का विवरण आपको बताएंगे, जिससे आप खुद आकलन लगा पाएंगे कि राजस्थान का रण किस करवट बैठने वाला है। अब देखिए, जिनके आधार पर अपने अपने उम्मीदवारों को, जिन मुद्दों के आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटी गई है, आज उसको डिकोड करेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो पार्टी को जिताऊ लगे, किसके टिकट बांटने पर चूक हुई और किसने टिकट बांटने पर अपनी बाजी जो है मार ली। आज इन तमाम बातों को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के ऐसे चुनाव की जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई साबित होने वाली है। अगर मैं अपने राजस्थान चुनाव के कवरेज के दौरान मेरे द्वारा किए गए अनुभवों को आपसे साझा करूं तो नतीजे अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर सीट अपनी एक कहानी बयां कर रहा है। कभी सीएम गहलोत का पलड़ा भारी लग रहा है उनकी लोक लुभावन स्कीम के आधार पर, तो कभी बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की रणनीति की वजह से बीजेपी की और जो तमाम रणनीति है बीजेपी की, वो पूरा रण बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही दोनों ही पार्टियों के, जो ये राष्ट्र पार्टी हैं, उनका चुनावी और मेंटल बैलेंस खराब कर रहे हैं बागी और निर्दलीय कैंडिडेट्स। यानी मोस्ट ऑफ द सीट्स पर टक्कर कांटे की है। 200 की 200 सीटों के अपने समीकरण और अपने मुद्दे, यानी हर सीट पर चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है और टक्कर का है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको इस शो में हम साझा करने वाले हैं। आंकड़ों का ऐसा एनालिसिस भी करेंगे जिससे आपको पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं कि हम महिला, युवा, तमाम फैक्टर्स, हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगे, विधायकों की टिकट काटेंगे। लेकिन आज इस शो में हम आपको असलियत बताने वाले हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने किन रणनीतियों और समीकरणों के आधार पर कैंडिडेट्स को चुना है, विनिंग माना है और टिकट दिया है। बिना वक्त गवाए सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े और पहले फैक्टर, यानी सामान्य सीट के फैक्टर पर एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो सामान्य वर्ग वाली सीट है उसके क्या हालात हैं, उस पर किसको टिकट दी गई, क्या फैक्टर्स है, आज उसको डिकोड करते हैं। राजस्थान में इस बार के चुनाव में 5 बड़े फैक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द पार्टियों ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। सबसे पहला महिला फैक्टर, दूसरा युवा, तीसरा अगर आपको बताएं तो जाति समीकरण सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, चौथा तुष्टीकरण और पांचवा गारंटी स्कीम्स। दोनों ही पार्टियां यही तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव को आगे ले जा रही हैं। अब माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी, आपने हर चुनाव में ये बात सुनी होगी, चाहे देश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बनिए ब्राह्मण एक सॉलिड वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि वो सामान्य सीट। लेकिन क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको जगह दी गई है? क्या उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथ को तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए होता है और जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवारी और रणनीति और समीकरण बिठाए जाते हैं। ऐसे में हम ये क्यों कह रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको कुछ आंकड़े हम दिखाने वाले हैं। आप मेरी बात के साथ साथ स्क्रीन पर चल रहे आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये साबित कर देगा कि चुनाव में ये अहम फैक्टर सिर्फ जाति ही होती है, जिसे साधने के लिए पार्टियां उसके मुताबिक उम्मीदवार को चुनाव में उतारती हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीट्स रिजर्व्ड हैं, यानी कि 59 सीट्स जो है वो SC ST में बटी हुई हैं। 34 सीट्स मानी जाती है SC और 25 के आसपास 25 सीट्स मानी जाती है ST। अब सामान्य वर्ग के पास कितनी सीट बची? 141, 141 सीटें सामान्य वर्ग के पास राजस्थान में है। तो क्या दोनों ही पार्टियों ने सामान्य वर्ग वाली सीटों को किसको दिया है? क्या पूरी की पूरी सामान्य वर्ग गई है? आंकड़ों में आपको बताते हैं।
5 साल पहले हुए चुनाव यानी 2018 की एक बार आपको कंपैरिजन रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने 60 सीटें सामान्य वर्ग को दी थी। 141 में से सामान्य वर्ग को 60 सीटें और कांग्रेस ने केवल 48 सीटें। इस साल 2023 में क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। बीजेपी ने 2 सीटें ज्यादा दी हैं, यानी 62 सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार उतारे हैं। 141 में से ओनली 62, जबकि कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 5 सीटें और कम कर दी। अब 48 से 43 पर आ गए हैं सामान्य वर्ग। यानी इन 141 में से सामान्य वर्ग के अलावा एसटी को भी गई, एससी को भी गई, मुस्लिम समुदाय को भी गई, अलग अलग वर्गों को, ओबीसी को भी गई है। तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को कितना मौका मिला है आपके सामने। अब स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिए। इस आंकड़े में आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने राजस्थान में ओबीसी प्रत्याशियों को ज्यादा तरजीह दी है। यह पहला फैक्टर है। आपने हमेशा सुना होगा पिछले 3 महीने से ओबीसी आरक्षण की बात, ओबीसी महिला, तमाम मुद्दे। तो यहां पर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सामान्य वर्ग की सीटों से निकालकर ओबीसी को तरजीह दी है। उनकी उम्मीदवारी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी ने 74 ओबीसी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 74 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट दी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस तो ओबीसी की राजनीति करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तो आखिर ओबीसी प्रत्याशियों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? जैसे मैं आपको बता रही हूं, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के कथन में है। जरा सुन लीजिए। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। आप कहते हो ओबीसी की सरकार है, 90 में से ओबीसी कितने? आबादी 50%, 90 में से 45 होने चाहिए। सच्चाई है कि 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। कहां है भागीदारी ओबीसी की? कहां है भागीदारी दलित की? कहां है भागीदारी आदिवासी की? तो देखिए, ओबीसी उम्मीदवारों को लेकर जिस कदर दोनों ही पार्टियों में होड़ मची हुई है, उसकी वजह आप समझ गए होंगे। अब दोबारा से एक बार फिर आंकड़ों पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि एसटी वर्ग से बीजेपी ने 4 कैंडिडेट्स उतारे, तो वहीं कांग्रेस ने 8। एससी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने भी 1। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, 141 में से कितने टिकट दिए गए हैं दूसरे वर्ग को भी, सामान्य के अलावा उनकी सीटें लेकर एससी, एसटी, ओबीसी कितने टिकट गए हैं, यानी 141 का भी मैं आपको ब्यौरा बता रही हूं। अब अल्पसंख्यक समाज की बात कर लेते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। 2018 में बीजेपी ने कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं उतारा था। यूनुस खान, याद आ रहा होगा आपको, यूनुस खान 2018 में उतारा अगर बीजेपी ने, तो फिर टॉक से उतार दिया था। टॉक में उनकी सीट डीडवाना थी, लेकिन उनको अंत में सचिन पायलट के सामने उतारा, तो वो एक अल्पसंख्यक थे। इस बार तो क्लियरली किसी को नहीं उतारा। सोचा गया था कि यूनुस खान को अपनी डीडवाना सीट दी जाएगी, और यहां तक कि 2 सीटों पे बात थी, एक कामा, एक डीडवाना, लेकिन यूनुस खान को भी नहीं उतारा, कामा से भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा। लेकिन कांग्रेस ने अपना रिवाज नहीं बदला, और राजस्थान में पिछली बार भी 15 उम्मीदवार उतारे थे अल्पसंख्यक समाज से, और इस बार भी 15 उम्मीदवार ही उतारे हैं, उनको मौका दिया गया। अब इस पूरे विवरण और विश्लेषण से एक चीज तो साफ हो जाती है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने सामान्य सीटों पर अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को तवज्जो दी है। यही पॉइंट मैं आपके सामने रख रही थी, और इसका असर यह पड़ता है कि सामान्य श्रेणी का मतदाता या उनका मतदान प्रतिशत हर चुनाव में कम होता नजर आ रहा है। यह महत्वपूर्ण बात है। उनकी 141 सीटें थी, उनको 60-62 ही दी गई, तो फिर वो घर से नहीं निकलता, मतदान नहीं करता।
लेकिन बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त है कि जितना भी दिया जाए सामान्य वर्ग का वोट बीजेपी के पक्ष में ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक और आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान चुनाव के संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस ने एससी यानी अनुसूचित जाति में कितने प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व दिया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। राजनीति जातिगत समीकरण की चल रही है या आरक्षण की राजनीति है, ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम चीजें जातिगत जनगणना, इसलिए ये आंकड़े जानने जरूरी है। हम शुरू से आपको दोनों ही पार्टियों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट को, इस आज के शो को बताने की बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में क्या चल रहा है। यही आपको आज बताने का इस शो के माध्यम से ये जरिया है कि हम आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाएं। अब देखिए, एससी वर्ग के बैरवा जाति से बीजेपी ने इस साल 7 कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने 6। मैं बात कर रही हूं एससी को भी अलग अलग जाति में डिकोड करके कि एससी वर्ग के बैरवा जाति से बीजेपी ने 7 तो कांग्रेस ने 6 उतारे। अब आपने मेघवाल जाति राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, तो मेघवाल जाति की बात करें तो जिनकी प्रदेश में संख्या ज्यादा भी है उन्हें ठीक ठीक सीटें मिली हैं। बीजेपी ने मेघवाल जाति से 9 तो कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसी तरह जाटव की बात करते हैं तो बीजेपी ने 3 वहीं कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को जगह दी है। अब हम आपको साथ साथ 2018 के आंकड़े भी दिखा देते हैं जिससे पता लगे कि 2018 और 23 में पार्टियों की क्या सोच बदली है। तो उसी तरीके से इन आंकड़ों को अगर समझें तो जाटव के बाद कोली समुदाय का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। आप लगातार स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसे गौर देखिएगा जो मैं बोल रही हूं, और ये तमाम आंकड़े आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें आप देखेंगे कि कोली समाज से बीजेपी ने 4 तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी बनाए हैं, वहीं खटीक से बीजेपी ने 2 तो कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार। सारे वर्ग को, इस जाति के अलग अलग वर्गों को कैसे समेटने की कोशिश की है। तो इस बार के चुनाव में बीजेपी ने किसी भी नायक, वाल्मीकि, मेहर को प्रत्याशी नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं और जातियों में भी जातियों की जिक्र आजकल पार्लियामेंट से भी होता आया है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं, तमाम और रिपोर्ट्स, रोहिणी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो बात होती है कि कैसे जातियों में, सब जातियों में सबको आरक्षण दिया जाए, तो ये जातियां रह गई हैं। जबकि कांग्रेस ने मजहबी सिख, गरुड़ा, बाबरी, जिंगर और मोची जाति से कोई प्रत्याशी नहीं बनाया। दोनों ही पार्टियां जो ये कहती हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है तो किसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस पलट जाती है, या ये मान लीजिए कि उनको जिता उम्मीदवार चाहिए। कैंडिडेट कौन जीत सकता है, और ये आंकड़े इसका गवाह हैं। अब ये तो आपने जाना जातियों का गणित। अब आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य से रूबरू कराते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि कैसे दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस बार के चुनाव में रिस्क लेने से घबरा रही हैं। अच्छा, हुआ शुरुआत में ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी रिस्क टेकिंग पार्टी है। 2014 से सरप्राइज, रिस्क, नए प्रत्याशी, चुनाव में नए फैसले और पार्लियामेंट में नई घोषणाएं, ये सब भारतीय जनता पार्टी करती आई है। तो इस बार भी जब पहली लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 41 सीटों की, तो वो एक सरप्राइज था भारतीय जनता पार्टी के लिए, खुद के लिए। नए एमपीज को उतार दिया, बड़े चेहरों को उतारा, दिया कुमारी को उतारा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया, नए सांसदों, किरोड़ी मीणा का पता था कि वो चुनाव में उतरेंगे, दूसरे भी पता था नरेंद्र सिंह का चुनाव में उतरेंगे, लेकिन और जो बाकी को चुनाव में उतारा, देवजी पटेल, उनका नहीं पता था। लेकिन उसके बाद बगावत हुई, रिस्क ली, लेकिन फिर यू टर्न लिया, और बाद में सारे के सारे प्रत्याशी वही 2018 वाले। तो उसका विस्तार से विवरण मैं आपको ढंग से यहां पर बताती हूं। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की, ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के रण में 115 प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है। मैं बात कर रही हूं 2023 में भी कितने प्रत्याशी रिपीट हुए। जितने प्रत्याशी ज्यादा रिपीट हुए यानी रिस्क कम ली गई है। अब 200 में से 115 को रिपीट किया गया। वहीं उम्मीदवार हैं जो 2018 में लड़े थे, वही उम्मीदवार। 113 कैंडिडेट्स को उनकी पुरानी विधानसभा से और 2 कैंडिडेट्स यानी 2 को विधानसभा बदलकर रिपीट किया गया है। अब इसमें देखिए, बीजेपी ने 61 वर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट दी, एग्जिस्टिंग विधायक थे, और बाकी 52 प्रत्याशी वो हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया, उन पर विश्वास जताया। ये अच्छी बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि 2 बार के हारे हुए, 1 बार का हारा हुआ प्रत्याशी अब नहीं होगा, यहां तक कि सिटिंग विधायकों की काट के नया चेहरा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी यहां नजर नहीं आ रहा।
आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अब जरा बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों का नाम भी देख लीजिए जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,000 या उससे कहीं ज्यादा था, यहां तक कि 40,000 से ज्यादा हार का मार्जिन रहा, हारे वो उतने वोटों से, फिर भी उनको टिकट दिया गया है। नाम देख लीजिए। अब भादरा विधानसभा से संजीव कुमार को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया, जबकि वो 2018 में 23,153 वोटों से हारे थे। अब सीकर सीट से बीजेपी ने फिर से रतन जलधारी को मौका दिया है, जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,180 वोट था। ये छोटा मार्जिन है, अभी मैं आपको बड़े मार्जिन बताती हूँ। निवाई विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर राम सहाय वर्मा पर विश्वास जताया है, जो पिछली बार 43,889 लगभग 44,000 वोटों से वो हारे थे। अक्सर ये लेमन लैंग्वेज में बैठकें होती हैं तो ये कहा जाता है कि 10,000 से ज्यादा हारे हुए प्रत्याशी को हम नहीं उतारेंगे। यहाँ पर 50,000 लगभग 44,000 तो आपके सामने स्क्रीन पर है। दौसा में 2018 में हार का मार्जिन बीजेपी के लिए 50,948 वोटों का था, लेकिन फिर भी पार्टी शंकर शर्मा के साथ चुनावी मैदान में उतरी। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, नहीं रिस्क लेना था, विकल्प की कमी थी, बगावत एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं, ये सारे मुद्दे, या फिर कोई सिफारिश हो सकती है। हालांकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिफारिशों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन बगावत से डरते हैं जाहिर तौर पे। इसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 15,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हारी थी, फिर भी वहां के उम्मीदवारों को बदला नहीं गया। बीजेपी ने 12 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं जो अभी विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने क्या किया, ठीक ऐसा ही कारनामा किया, वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने 112 सीटों पर 2018 वाले ही प्रत्याशियों को रिपीट किया है, जिसमें सरकार में साथ देने वाले 100, सरकार को बचाने, आपको पता होगा पिछले 5 साल लगातार खींचतान की भाई सरकार बचाइए, 102 विधायकों ने, 100 विधायकों ने, तो 100 विधायक हैं सरकार बचाने वाले। कांग्रेस ने 19 विधायकों के टिकट बदले हैं। मैंने कांग्रेस लगातार 5 साल कवर की और मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा बड़े नेताओं से यह सुना है कि इस बार नए चेहरे होंगे, टिकट काटी जाएगी, जल्दी अनाउंसमेंट होगा, ज्यादा मौका दिया जाएगा, जिसे ज्यादा लंबे, पहले ही सितंबर में कहा था अनाउंस कर देंगे, ज्यादा 50% टिकट सिटिंग विधायकों को काट दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये बड़े नेताओं से सुना है मैंने, और कवरेज की है, खबर भी बनाई है। लेकिन अब आपको डिकोड कर रही हूं तस्वीरें क्या है। अब जरा कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं जिनका 2018 में हार का मार्जिन 15,000 या उससे ज्यादा वोटों का था, लेकिन फिर भी टिकट दी गई। सबसे पहले भीलवाड़ा सीट की बात करते हैं, जहां कांग्रेस ने एक बार फिर ओम प्रकाश नारायणीवाल को उतारा है, जहां हार का अंतर 49,578 वोटों का था। उसी तरह विद्याधर नगर विधानसभा पर कांग्रेस ने एक बार फिर सीताराम अग्रवाल पर भरोसा जताया है। अच्छा, ये सीट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बीजेपी की अपनी पुरानी सीट है, ट्रेडिशनल सीट है, वहां पे दिया कुमारी को उतारा गया, बड़ी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन मैं अभी हाल ही में वहां गई, सेफ सीट होने के बाद भी सीताराम अग्रवाल वहां टक्कर देने की प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका हार का मार्जिन मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, हारे थे, लेकिन उन पर फिर भरोसा जताया गया। अच्छा, जयपुर में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरे जयपुर में जैसे टिकट दी, कहीं ना कहीं समझ आया कि उनके पास विकल्प नहीं थे, इसीलिए बीजेपी ने पैराशूट सांसदों को उतारा और कांग्रेस के पास तो विकल्प ही नहीं थे। ऐसे में या तो रिपीट किए या बहुत ही यंग चेहरों को उतार दिया। अब 2018 में यही प्रत्याशी जिनकी मैं बात कर रही हूं, सीताराम अग्रवाल, वो 31,232 वोटों के अंतर से हारे थे। वहीं डोंगरगढ़ में भी मंगलाराम गोदारा को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, जो पिछले चुनाव में 23,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित हुए थे। लाडपुरा में गुलनाज गुड्डू की जगह उनके पति नईमुद्दीन गुड्डू को इस बार प्रत्याशी बनाया गया। गुलनाज पिछली बार 21,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारी थी। वहीं झालावाड़ पाटन, इंपॉर्टेंट सीट है वसुंधरा राजे वाली, पिछली बार 34,000 से ज्यादा वोटों से हारे मानविंदर सिंह की सीट बदल दी गई, उन्हें सिवाना से प्रत्याशी बनाया गया। तो ये आपके सामने तस्वीर साफ है कि कहा कुछ जाता है, कहा कुछ गया लगातार और हुआ कुछ और। सिर्फ यही नहीं, कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर भी थे, फिर भी उन्हें टिकट दिया गया है।
कांग्रेस ने तो ये साफ कहा कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सरकार बचाई, या जो बसपा से आए कांग्रेस में विधायक थे, नहीं तो अगली बार कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी की मजबूरियां थी, जिसमें बगावत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं, 8 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो 2018 में 15,000 से अधिक मतों से हारे थे, तीसरे स्थान पर रहे थे। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि दोनों पार्टियों को बुरी तरह से हारे जाने वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलना पड़ा। तो जवाब आपके मन में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर कहती हूं, विकल्प की कमी और बगावत का डर। अब बात करते हैं इस चुनाव के उस फैक्टर की जिस पर सबने अपना दांव चलाया है। राजस्थान के रण में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कितना महत्वपूर्ण है, अब उस पर बात करते हैं। लंबे समय से हम पार्लियामेंट में ये बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण को सपोर्ट किया, तो कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओबीसी को भी, आप इसमें ओबीसी महिलाओं को। तो एक लंबी डिबेट चलती आ रही है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और जो चुनाव प्रचार है या जो फ्रीबीज है या रेवड़ियां जिसे कहते हैं, वो भी महिलाओं के इर्द गिर्द, फोन देना, बैंक अकाउंट में पैसे देना, ये सब कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द है। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की सच्चाई क्या है वो हम आपको आंकड़ों से बता रहे हैं, स्क्रीन पर और मेरी बातों पर, दोनों पर गौर फरमाते रहिए। महिला वोट पाने की लालसा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी गारंटी में सबसे ज्यादा महिलाओं को जगह दी है। आधी आबादी का वोट चाहिए। ज्यादातर योजनाएं महिलाएं केंद्रित हैं। कोई कहता है कि हम फ्री स्कूटी देंगे, कोई कहता है कि हम फ्री लैपटॉप देंगे, कोई कहता है कि हम अकाउंट में पैसे डलवाएंगे पूरे साल, मोबाइल दिए गए, सैनिटरी पैड्स की बात हुई, तो भाजपा सिक्योरिटी की बात करती है। दोनों पार्टियों ने किस तरह से महिला वोट पाने के लिए कवायद की है और करते आ रहे हैं, उसके लिए इन बयानों को आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो हम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। अब आखिर महिलाओं की इतनी चिंता क्यों है? दरअसल राजस्थान में कुल वोटरों की संख्या 5.26 करोड़, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 2.51, आधी आबादी। यानी जितने संख्या है उसमें से आधी महिलाओं की संख्या है। अब आपको 2003 के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं, 64.21, 64.21 था। वहीं 2018 में 74.68% पहुंच गया था। यानी कितना अंतर आप देखिएगा, 2003 में 64.21, 2018 में 74.68, यानी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 20 वर्षों में 10% बढ़ गया। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार 1 महीने में 20 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां भी मतदाता बनी हैं। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत हाई रहेगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महिला आबादी को साधने में जुटी हुई हैं। ये तो महिला वोटर की संख्या की बात की है, लेकिन क्या इनको पार्टियों ने अपने यहां जगह दी है, यानी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उनके उम्मीदवारी को सशक्त किया है? क्योंकि बात क्या होती है कि राजनीतिक भागीदारी देनी है। 33% जो आरक्षण की बात है उसमें भी राजनीतिक भागीदारी की बात है, तभी तो बदलाव कर पाएंगी महिलाएं। तो अब उसकी सच्चाई देखिए। अब जो आंकड़े सामने आएंगे
आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उसे समझ जाएंगे कि कैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर दोनों पार्टियां पीछे हटी। और वोटर जरूरी है, प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। वो वोट करने जाएं, प्रतिनिधित्व की सच्चाई देखिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 200 में से 23 महिलाएं प्रत्याशी को चुना था और मैदान में उतारा था। ये मैं बात कर रही हूँ 2018 की, और जिसे इस बार और कम कर दिया गया। 2023 में सिर्फ 19 महिलाएं कैंडिडेट को चुना है, चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है। कांग्रेस ने साल 2018 में 25 महिलाओं को टिकट दिया था और इस विधानसभा चुनाव में 28 महिलाएं प्रत्याशी बनाई। दोनों ही पार्टियों के आंकड़े 33% के आसपास भी नहीं है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां महिलाओं को सिर्फ वोटर की तरह देखती हैं, उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं भा रहा। आंकड़े और एग्जाम्पल्स आपके सामने। महिलाओं पर दोनों पार्टियों का क्या नजरिया है ये तो आपने देख लिया। अब जरा युवाओं की बात करते हैं। आपको याद होगा उदयपुर में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, राहुल गांधी भी आए थे, उदयपुर संकल्प की बात होती थी। उसमें कहा गया था कि 50% युवा संगठन में भी और उनको चुनाव में भी भागीदारी देंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा अधिवेशन हुआ, उसमें भी यही बात हुई कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसकी हकीकत बताते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को हमेशा से आगे बढ़ा रही है। जो ये तमाम स्किल जो डेवलपमेंट की बात है, उनको लोन देने की बात है, ये तमाम बातें युवाओं के लिए हैं कि युवाओं को अपने घर से पैसे नहीं मांगने पड़े, लोन नहीं मांगना पड़े, युवा सशक्त हो, युवा आगे बढ़े और युवा पार्टी के साथ जुड़े। तो हम आंकड़ों पर आपको तमाम सच्चाई बताएंगे। उससे पहले आप जरा बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस की 7 गारंटी देख लीजिए। इन दोनों में आप देखेंगे कि युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो पेपर लीक के लिए एसआईटी जांच कराई जाएंगे। इमोशनल कनेक्ट, जिन युवाओं के साथ गलत हुआ एसआईटी होगी और जो दोषी हैं उनको जेल में भेजा जाएगा। 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी में भी युवाओं का खासा ध्यान रखा है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा हो या फिर सरकारी कॉलेज, पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। सारी सुविधाएं युवाओं के लिए। ये सभी जो गारंटी युवाओं को केंद्र में रखकर ही तय की गई थी। अब इन वादों से परे आपको हकीकत से रूबरू करा देते हैं। बीजेपी ने 30 या उससे कम उम्र के सिर्फ 1 युवा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने 3। तो अब अगर आप युवा को 31 से 40 के बीच मानते हैं, चलिए फर्ज कीजिए, तो बीजेपी ने सिर्फ 16 कैंडिडेट को ही चुनावी मैदान में क्यों उतारा? वहीं कांग्रेस ने 31 से 40 के बीच उम्र वाले 31 कैंडिडेट को उतारा। अब आप बाकी उम्र के उम्मीदवारों की संख्या देखिए। बीजेपी के आप स्क्रीन पर लगातार देखेंगे इस तमाम नाम और उनकी उम्र आगे। बीजेपी के 51 से 60 के बीच के उम्र वाले 73 प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के 55। यहां आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। अब 61 से 70 के बीच उम्र वाले बीजेपी ने 56 प्रत्याशी दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी के 71 से 80 के उम्र वाले जो इस बीच में आते हैं वो 9 उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने 22। 50% युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। अब आंकड़े देख लीजिए खुद। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है, किया क्या गया, तय आपको करना है। अब इस डेटा के अपने ये अंदाज आपने लगा लिया होगा इस डेटा से कि बीजेपी और कांग्रेस का युवाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रति कितना रुझान है। दोनों ही पार्टियों ने युवाओं को ज्यादा मौका नहीं दिया, जबकि दोनों ही पार्टी चुनाव से पहले कहते हैं कि वो युवा को मौका देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, आप अपने आंखों से खुद देख लीजिए। ऐसे में एक सवाल मन में घर करता है कि अगर आप सिर्फ जिताऊ और अनुभवी उम्मीदवार को ही मौका देंगे तो युवाओं का क्या? तो युवाओं से सिर्फ वोट डालने की ही उम्मीद है? आप उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते? युवाओं से आगे बढ़ते हैं और चुनाव में वोट प्रतिशत और उसके अंतर से कैसे सीटों का समीकरण बिगड़ जाता है उस पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक डेटा दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले पिछले चुनाव यानी 2018 की बात करते हैं। साल 2018 में बीजेपी को 39.3% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 39.8। कितना फर्क है?
39.3, 39.8, यानी अंतर सिर्फ 0.5% का था। लेकिन इसका सीटों पर क्या असर पड़ा देखिए। बीजेपी को 73 सीट्स मिली तो कांग्रेस को 99 यानी 26 सीटों का फर्क। आप आंकड़े स्क्रीन पर देखिए। उसी तरह 2013 के आंकड़ों को देखते हैं तो बीजेपी को 46.05% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 33.71% वोट। फर्क 12.3% का डिफरेंस रहा। अब सीटों का डिफरेंस देख लीजिए। बीजेपी को सीट मिली थी 163 और कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 21। फर्क रहा 142 सीट्स का। तो हम आपको ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि जब वोट प्रतिशत में कितना फर्क होता है, सीट में कितना इंपैक्ट आता है। 2008 की बात कर लेते हैं। साल 2008 में बीजेपी को 34.27% वोट मिले तो कांग्रेस को 36.82, लगभग 3% की बात है। वोटों का अंतर अगर टू बी प्रिसाइज 2.55 रहा। सीट में कितना फर्क रहा? बीजेपी को सीट मिली 78 और कांग्रेस को 96, लगभग 18 सीटों का यहां पर आपको फर्क देखने को मिला। साल 2003 की बात करते हैं। मतों का डिफरेंस कितना रहा? विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.20% वोट पाकर 120 सीट जीती, वहीं कांग्रेस ने 35.65 वोट पाकर 56 सीट्स पर अपना जो है नाम जताया। तो वहीं वोट फीसद में अंतर रहा 3.55 का, सीटों में डिफरेंस रहा 64 का। तो ये आंकड़े राजस्थान के 15 साल के चुनावी इतिहास को बयां कर रहे हैं। जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन आप इन आंकड़ों से समझ सकेंगे कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा तो सीट में कितना डिफरेंस रहेगा। और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि थोड़ा सा वोट फीसदी में अंतर ज्यादा सीटों में परिवर्तित हो सकता है। एक बार फिर 2023 के चुनाव की तरफ आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं दल बदल, वो वाले नेता जो दल बदल किया है, जिसने बीजेपी और सत्ताधारी कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं, चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए 9 लोगों को टिकट दिया। बीजेपी ने कांग्रेस से आए 9 लोगों को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से आए 6 लोगों को टिकट दिया। हम विचारधारा की बात करते हैं कि हमारी विचारधारा ये है, हम उन प्रत्याशी को उतारते हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों से फिर लगता है कि विचारधारा कुछ नहीं होती, जिताऊ उम्मीदवारी ही सब कुछ होता है या जाति समीकरण ही सब कुछ होता है। कांग्रेस ने बीजेपी से 6 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से 2 बीएसपी से आए, 2 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। तिजारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, हिंदू मुस्लिम वाला समीकरण वहां पर है। बाबा बालकनाथ सांसद उतरे हैं, तो सामने बसपा से एक विधायक थे जिनको अब कांग्रेस ने ले लिया, उनका नाम इमरान है। अब जरा कुछ नामों पर गौर कीजिए जो दल बदल कर आए, उन्हें टिकट मिल गया। सुभाष महरिया सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और अब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें उसका इनाम भी मिला और उन्हें लक्ष्मणगढ़ सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। उसी तरह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुभाष मील को भी खंडेला से उम्मीदवार उतारा गया। कुछ तो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो रात को टिकट ज्वाइन किया और सुबह शायद 8 बजे पहले टिकट अनाउंस हो गई। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें शर्त लगाई गई। मलिंगा का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कहा सिंबल दोगे तभी ज्वाइन करूंगा। मतलब मलिंगा कांग्रेस के थे, लेकिन भाजपा पर शर्त हुई कि बाड़ी सीट को कांग्रेस भाजपा ने होल्ड करके रखा। एक बार फिर यह समझना जरूरी है कि विचारधारा नहीं, जिताऊ उम्मीदवारी। अब आपको खंडेला का जिक्र किया, एक बार कांग्रेस का एक बड़ा नाम है जो बीजेपी में शामिल हुए, वो है ज्योति मिर्धा। ये जो नागौर का बेल्ट है 10 सीटों का, उस पर काफी इंपैक्ट है। जाट बड़ी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से नागौर सीट से अपने प्रत्याशी उनको बनाया है बीजेपी ने। उसी तरह डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, रेवत राम डांगा, लक्ष्मण राम मेघवाल, उदयलाल डांगी को भी कांग्रेस से बीजेपी में आने का इनाम मिला और टिकटें मिली, उन्हें चुनावी रण में उतारा गया। अब उन नेताओं की बात कर लेते हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिला। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मनीषा गुर्जर को पार्टी ने खेतड़ी से प्रत्याशी बनाया। बीजेपी से बागी प्रशांत परमार, ये बाड़ी का मैं जिक्र कर रही थी आपसे, जैसे ही मलिंगा बीजेपी से टिकट दी गई तो उनको कांग्रेस से दी गई। अब उनको बाड़ी से कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए इमरान खान को, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तिजारा से बाबा बालकनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया।
पूरा हिंदू मुस्लिम चुनाव उस सीट पर हो गया, जिसका इंपैक्ट आसपास की सीटों पर या पूरे प्रदेश पर पड़ता है। भाजपा से अच्छा, हाल ही में बाबा बालकनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये कोई कांग्रेस बीजेपी का राजस्थान में चुनाव नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का मैच है। अब इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव और चुनावी मुद्दे किस तर्ज पे जा रहे हैं। अब बसपा से कांग्रेस में एक और नेता शामिल हुए और उन्हें भी इसका इनाम मिला। सूरतगढ़ से कांग्रेस ने बीएसपी से बागी डूंगर राम को प्रत्याशी बनाया। धौलपुर से 2 बार के बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने भी कांग्रेस का दामन थामा और टिकट पाया। इनका तो जिक्र तब भी है जब राज्यसभा चुनाव थे और क्रॉस वोटिंग तमाम जिक्र है, और तभी पता लग गया था कि ये अब कांग्रेस का दामन थामेंगे। उम्मीदवारों की ये दल बदली किस दल को फायदा पहुंचाएगी, किस दल को नुकसान करेगी, ये तो चुनाव के नतीजे के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां भाप चुकी हैं। ये पता चल चुका है कि हमको, क्योंकि जब कोई बागी होता है तो वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है जिससे वो था, नाराज होता है, वोट काटने की कोशिश करता है। और दोनों पार्टियां समझ गई हैं, दोनों पार्टियों की चिंता है कि उनके बागी नेता उनको कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सही आंकड़े 3 दिसंबर को पता चलेंगे कि दल बदलू और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दोनों ही पार्टियों के पेच जो फंसा रखे हैं उसका अंतिम निर्णय क्या रहा। राजस्थान के रण में इस बार बड़ी संख्या में मजबूत बागी मैदान में, ऐसे में चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए फंसा हुआ है। बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पूरी तरह से कमान संभाल ली है और आप लगातार देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, जिसे कहते हैं लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, हर जगह धुआंधार प्रचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के रोड शोज, नितिन गडकरी से लेकर तमाम दिग्गज नेता आपको जमीन पर दिख रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी घर कर चुके हैं राजस्थान में, वहां रहने लगे। बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और ये अपने आप में पिछले 6 महीने से या कह लें 2 साल से एक सवाल था और अभी भी एक सवाल है। ऐसे में पार्टी अपने बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सहारे राजस्थान में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। अब कांग्रेस का जिक्र करते हैं। कांग्रेस राजस्थान के रिवाज को तोड़ने के लिए कई रणनीति पर काम कर रही है। जयपुर पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत को साथ एक तस्वीर में दिखाने के अभय प्रयास लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस वॉर रूम में लगातार बैठकें जारी हैं और राहुल गांधी की निगाहें मेवाड़ की तरफ भी हैं। राजस्थान की सियासत में कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान का रण जीत लिया। मेवाड़ राजस्थान की सियासत में खासा सरूख रखता है, लेकिन कांग्रेस को पता है कि मेवाड़ पूरा भगवा रंगा हुआ है। ऐसे में मारवाड़ पर अब कांग्रेस अपनी नजर गड़ाए बैठी है। अब आपको खास बात बताएं, कांग्रेस ये चाहती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मारवाड़ में और पूर्वी राजस्थान में एक साथ दिखेंगे तो भाजपा, कांग्रेस को फायदा होगा, भाजपा को नुकसान होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाहे मेवाड़ के इलाके में जनसभाएं लगातार कर रही हैं, मारवाड़ के इलाके में कर रही हैं। अब ऐसे में तो मेवाड़ तय करेगा कि किसका होगा राजस्थान में फतेह कौन करेगा। लेकिन 2018 में मेवाड़ जीता तो बीजेपी ने, लेकिन सरकार में आई कांग्रेस। तो ऐसे में इस बार क्या कुछ होगा ये देखना है। लेकिन इस पूरे खेल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लाना है। अब पिछले कुछ घंटों से, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि दोनों मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, दोनों हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये रणनीति के तहत है। दोनों के बीच पैचअप कराना, तस्वीरें साफ लाना कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाता है और एक मैसेज भी देता है। अब आप देखिए 16 नवंबर को जो तस्वीरें जयपुर में दिखाई दी वो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा राहत देने वाली थी। और ये कहा गया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल की तरफ से बोला गया कि ऐसा कीजिए और आने वाले दिनों में आप उनको साथ खाना खाते हुए भी देखेंगे। बीजेपी में राहुल गांधी और एक तरफ सचिन पायलट तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, तीनों ने एक साथ मन साझा कर कांग्रेस को एकजुट होने का संदेश दिया और जनता को भी संदेश दिया। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी की कोशिश है कि मतदान से पहले जनता को यह संदेश दिया जाए कि राजस्थान में दोनों नेता गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा है। इसलिए जो ये साइलेंट वोटर है गुर्जर, अगर गुर्जर और जो माली वोट एक साथ हो जाए तो कांग्रेस के लिए मिराकल हो जाएगा। तो गुर्जर वोट किस रुख पे जाता है ये देखना होगा। वो साइलेंट है, वो पर सीट पर डिसाइड कर रहा है कि उसको किसको वोट देना है। तो ये कांग्रेस की एक बड़ी वजह है कि क्या होगा आगे। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है।
कांग्रेस नेतृत्व लगातार ये दिखाने की कोशिश में जुटा है कि पार्टी में सब कुछ सारा मनमुटाव सामान्य हो चुका है और एकजुटता है। कांग्रेस के लिए राजस्थान का चुनाव अस्मिता की लड़ाई है, क्योंकि अगर वो राजस्थान नहीं जीत पाएंगे तो 2024 तो उनके लिए बेहद डिफिकल्ट होगा ही। लेकिन जिन योजना ओपीएस, तमाम जो गैस 500 रुपए, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं, महंगाई राहत, जिससे उन्होंने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, लेकिन खुद राजस्थान नहीं जीत पाए, तो ये कि बड़ा सवालिया निशान होगा। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान 2024 से पहले परसेप्शन की लड़ाई है। अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर करना उनके लिए जरूरी है। बीजेपी को राजस्थान में जीत का समीकरण बिठाने के लिए वसुंधरा राजे सहारा चाहिए होगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पिछले 5 साल अशोक गहलोत वर्सेस केंद्र सरकार रहा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाए कि मेरी सरकार गिराने का षड्यंत्र बीजेपी रचती रही। वहीं बीजेपी ये कहती है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी और ये लड़ाई 4 साल चलती रही, 5 साल चलती रही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर निकालना, जो उनका एक वाक्य है, जो नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, उस पर अमल करना होगा। और ये कितना आसान होगा ये आप समीकरणों से देख लीजिए। लेकिन दोनों के लिए ये नाक की लड़ाई है। वहीं वसुंधरा राजे की चुप्पी, जिस तरीके से 2018 में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, इस बार उतना धुआंधार चुनाव प्रचार वो नहीं कर रही, ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर होगा। यही वजह है कि बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है कि वो हर मंचों पे दिखाई दे। जिस तरह से 2018 में उन्होंने आक्रामक चुनाव प्रचार किया, अभी वो साइलेंट नजर आ रही है। तो क्या वसुंधरा राजे और सचिन पायलट का साइलेंट क्या संदेश देगा और दोनों ही पार्टियों के लिए क्या इफेक्ट करेगा? सचिन पायलट और वसुंधरा राजे से एक बड़े वर्ग का वोट बैंक जुड़ा है। ऐसे में दोनों का साइलेंस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को क्या दशा और दिशा दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि साइलेंट वोटर, क्योंकि मैं हर जगह होके आई, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, तमाम 200 सीटों में से लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर साइलेंट वोटर साइलेंट भी है और स्मार्ट भी है। तो ऐसे में वो साइलेंट वोटर घर से निकलकर किस बटन को दबाता है, ये दिलचस्प होगा। राजस्थान वोटर के मन में क्या चल रहा है, ये समझना हर सियासी पार्टी के लिए पहले की तरह बहुत कठिन हो गया है। कहते हैं अपनी तलवार की गूंज देश दुनिया को सुनाने वाले राजपुताना जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो बिना शोर के सत्ता बदल देते हैं। और इस लिहाज से 2023 के विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा बने हुए हैं। वोटर मन में चुनाव का माहौल सेट कर चुके हैं, लेकिन जनता के मन की माप लेना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत के दावे मरुभूमि में सियासत तूफान खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वोट रतीले तूफान के बाद दूर दूर तक छाए सन्नाटे की तरह अपने मन की भाव छिपाए बैठा है वोटर। अब इस सन्नाटे के पीछे सिर्फ 2023 ही नहीं, 2024 के चुनाव की आहट भी सुनाई पड़ रही है। तो आज के शो में बात सिर्फ समीकरणों की, जो जनता के वोट का मूड तय कर रहे हैं। वोटिंग के बाद के विश्लेषण में वो फैक्टर जो जीत की राह प्रशस्त करेंगे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए चर्चा और नए एनालिसिस के साथ। नमस्कार।